धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी। थोड़ा इंटरनेट की समस्या और एक जुगाड़ आपको दिखाना है, और हो सकता है दिखा पाए तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये अगर बन पाया, एक सेटिंग करके देख रहे हैं। कोशिश करते हैं अगर कुछ हो जाए। स्क्रीन देखने की कोशिश करो। करते हैं, आपको दिख जाएगी। जी, ये आवाज बाउंस करेगी। जी, आप देख लें। अब एक बार कमेंट करके बताना, आपका आवाज कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आवाज में? एक बार कमेंट करके बताइएगा कोई आवाज में कंफ्यूजन हो रहा है। आवाज सही है जी। तो ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बेटर था। ये क्या 2015 में बरगाड़ी कैसे हुआ, या नहीं हुआ, इसको इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। डबल आ रही है आवाज। आवाज एक्चुअली एक मोबाइल से आ रही है एक्स्ट्रा। बंद करने का तरीका, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा।
अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये है, ये डेरे। जी, ये स्ट्रक्चर डेरे का है, तो आप इसको गौर से देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है। मैं थोड़ा दूर होके बैठता हूँ, आपको फिर अभी आवाज सही आएगी। ये क्या है कि इसमें डेरा चीफ एक, मतलब डेरे की एडमिनिस्ट्रेशन है, डेरे के कुछ मैनेजर हैं और एक डेरे के प्रबंधक हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि डेरे के मैनेजर में क्या फर्क है, डेरे का प्रबंधक कौन होता है और डेरे की जो मैनेजमेंट है वो कौन है। तो ये आपको एक चार्ट के तरीके से दिखाया गया है कैसे ये मैनेजमेंट डेरे की काम करती है। और इसमें 2013 के बाद, सितंबर 2013 के बाद से लेके 25 अगस्त 2017 तक जो मैनेजमेंट रही है उनके नाम इसमें हैं। और इससे आपको ये समझ आएगा भी कैसे, अगर आपको ये पढ़ पा रहे हो आप इसे, तो आपको पीले रंग में सबसे ऊपर दिखाई देगा, एक नंबर है पीले रंग में, तो वो आपको दिखाई देगा भी यहाँ हजूर पिताजी सबसे ऊपर है। उसके बाईं तरफ आपको 2 नंबर पे हनीप्रीत का नाम दिखाई देगा। हनीप्रीत के नीचे राकेश त्रिपाठी का आएगा। और जो हजूर 1 नंबर पे हजूर पिताजी का लिखा है, उसके नीचे डेरा की मैनेजमेंट आएगी, जिसमें 3 लोग आते हैं, डेरा के प्रबंधक विपासना, पी आर नैन और शोभा गौरा। ये 4 लोग डेरे के जो है मेन है, राकेश त्रिपाठी को मिला के। ये 4 लोग डेरे की जो टॉप मैनेजमेंट है कागजी तौर पे। इसके बाद डेरे के मैनेजर हैं, मैनेजरों में बहुत सारे नाम हैं, बबलू है, गोपी राम है, गुलाबो अहमद है, पुष्पा है, सुखलंत है, गुरलीन है, दान सिंह है, गुरचरण सिंह है, ये सब है। अब आते हैं प्रबंधक, जो मैनेजमेंट के वो लोग जो डेरे की संगत से संवाद साधते हैं। उसमें मोहनलाल सुखदेव दीवाना, दर्शन सिंह, जगजीत सिंह और राम सिंह चेयरमैन, और एक धर्म सिंह भी है। धर्म सिंह हालांकि पिताजी के साथ रहता था। तो ये सब लोग जो हैं ये डेरे की प्रबंधक है, जो संगत से कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं भी पिताजी का या डेरे के टॉप मैनेजमेंट का, मतलब ऊपर के 4 लोग इनसे, इनके जरिए आगे मिलते हैं। अब जो डेरे के मैनेजर है उनके साथ एक 45 मेंबर कमेटी है, क्योंकि कई बार क्या है ये चीजें चलती हैं भी डेरे की कितनी 45 मेंबर कमेटी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेरे में 2017 25 अगस्त तक 4 तरह के 45 मेंबर कमेटी थी। एक 45 मेंबर कमेटी एडम ब्लॉक, 45 मेंबर कमेटी यूथ, 45 मेंबर कमेटी ग्रीनेस, और 45 मेंबर कमेटी जो पहले मतलब बड़े उम्र के लोग होते थे वो लोग। तो 4 45 मेंबर कमेटियां काम करती थी डेरे में। और जो सबसे पहली थी वो वही थी जो बड़ी उम्र के लोग थे। 10 मेंबरी कमेटी बनी, बाद में 25 मेंबरी बनी, फिर 45 मेंबरी। लेकिन बाकी सब में सीधा ही 45 मेंबर बने थे। अब ये सब अपने आपको इसलिए दिखाया भी, जो ऑरेंज कलर में है उसमें यूथ विंग है, जो एक बीच में ऑरेंज कलर के साथ आपको एक नीला हरा सा दिखेगा भी, ये आपको पॉलिटिकल विंग है। इसके साथ गुलाबी रंग में आईटी विंग है, और इसके साथ एक ग्रीन एस विंग है। 4 विंग ऐसे हैं जो डेरे में बाद में बने, 2006 से लेके 2010 11 12 13 तक बनते चले गए। तो ये 4 विंग बने। जो 45 मेंबर कमेटी, ये मोहनलाल सुखदेव दीवाना जैसों के अंडर काम करती थी, वो अलग कमेटी है। और एक 45 मेंबर एडम ब्लॉक है, वो बबलू गुरदात गुलाब, ये इनके अंडर काम करते थे। अब ये सारी जो लड़ाई है, वो इस लड़ाई, ये सारी कमेटियों को खत्म करने की है। असल में ये सारी प्लानिंग इस चीज की थी कि जो मोहनलाल जैसों के नीचे
45 मेंबर कमेटी आती थी, वो या जगजीत जैसों के नीचे, वो 45 मेंबर कमेटी की पावर इन बाकी सब में बट गई थी, और ये नहीं चाहते थे भी ये पावर बटे, और इसलिए ये सारा प्लानिंग हुआ। अब इसको आगे समझेंगे। यूथ विंग में दो विंग थे, एक यूथ वीरांगना, एक यूथ वेलफेयर फेडरेशन। यूथ वीरांगना में गुरचरण कौर प्रधान थी, यूथ वेलफेयर फेडरेशन में प्रदीप कलेर प्रेसिडेंट था। ये कागजों में थे, असल में भी यही थे वैसे। अब यूथ के जैसे आगे 45 मेंबर थे, हरियाणा के 45 मेंबर, पंजाब के 45 मेंबर, इस तरह से 45 मेंबर थे। तो जो पंजाब के 45 मेंबर थे उसमें जैसे पंजाब में जिम्मी है जो भगता बाइका से था, पृथ्वी सिंह है, तो ये लोग थे 45 मेंबर यूथ के पंजाब में। अब जो स्टेट वाली कमेटी है, बड़े वाले कमेटी जो जगजीत या मोहनलाल जैसों के अंडर काम करती है, उनकी जो 45 मेंबर कमेटी है, उनके पंजाब के दो इंपॉर्टेंट मेंबर है, महेंद्र पाल बिट्टू और माशा। ये दो मेंबर इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको बाद में जोड़ पाएंगे। तीसरा है पॉलिटिकल विंग। पॉलिटिकल विंग की कमेटियां क्या थी, इसकी एक नेशनल कमेटी थी, बाकी सब स्टेट लेवल पे 7-7 लोग थे, 7 लोग हरियाणा के, 7 पंजाब के। तो जो नेशनल कमेटी थी उसमें प्रदीप कलेर का नाम था, राम सिंह चेयरमैन का नाम था, हर्ष धूरी था, संदीप बरेटा था, और एक चीका साइड से अमन नाम का लड़का हुआ करता, आपको याद हो, अमा किसी को पता हो तो वो एक्स स्टूडेंट था, वो भी अमन नाम का लड़का था चीका से। ये लोग थे नेशनल कमेटी के मेंबर। इसमें आगे जो पंजाब की कमेटी थी उसके अंदर फिर जगजीत का नाम आ जाता था राजनीतिक विंग में पंजाब में, फिर रामकरण भवानीगढ़, राज किंगरा, मेरे ख्याल और 2-3 लोग होंगे, मेरे को बाकियों के नाम नहीं पता, छिंदरपाल का भी होगा शायद। तो 7 लोग थे पंजाब में, तो मेन ये 3 ही थे। जोरा सिंह हो सकता है हो। ऐसे ही हरियाणा में आपने देखा हो, एक सतपाल सैनी था या रामपाल सैनी उसका भाई था, एक जोगिंदर था, अन्नू भी शायद हो कभी, तो 2-3 और थे, वो मेरे को नाम नहीं याद, चेहरे याद हैं। तो ऐसे ये जो थे 45 में यूथ इसके पॉलिटिकल विंग के मेंबर। अब जब हम कहते हैं भी बरगाड़ी घटना क्या डेरे ने करवाई या नहीं करवाई, इसके पीछे का मसला आपको ये समझना है कि बरगाड़ी करवाने की जरूरत डेरे की नहीं थी। ये जरूरत सिखों के अपने जो ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, हमारा अपने आप को सिखी कहता है, वो उनके ग्रुपों की आपसी लड़ाई है, और उसको शांत करने की जरूरत थी। लेकिन मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया पॉलिटिशियंस की तरफ से, और उन पॉलिटिशियनों ने ये सारा काम यूथ वेलफेयर फेडरेशन के जरिए अंजाम दिया, जिससे अगर कल को कानूनी तौर पे खत्म होता हो तो ये सारी कमेटियां खत्म हो जाएं। तो अगर हम इसको समझें तो राकेश दिड़बा जो हनीप्रीत का पीए था, अभी कई लोग आपको एडम ब्लॉक के कहीं कहेंगे भी राकेश दिड़बा तो पिताजी का पीए था। असल में 23 सितंबर 2013 के बाद हजूर पिताजी ने राकेश दिड़बा को अपने साथ जो तेरावास में रखने से हटा दिया था, और हटा इसलिए दिया था कि इसने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, गलतियां भी की थी, और बहुत, मैं जब हटाया गया था इसको, तो जिस मीटिंग में हटाया गया था ये खास लोगों की मीटिंग थी, और मुझे भी उसमें जाने की परमिशन थी, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था। बहुत बुरी तरह पिताजी ने इसको डांट के हटाया था ये सेवा से, इससे, और हर तरह की तेरावास की सेवा से और एडम ब्लॉक की सेवा तक से इसको हटा दिया गया था। और लेकिन अब इसको समझना कैसे है। मार्च 2015 में हनीप्रीत को रखा गया तेरावास में, और हनीप्रीत ने पिताजी से कह के पीए के तौर पे राकेश दिड़बा को अपने साथ लिया, भी मुझे अपने साथ राकेश दिड़बा चाहिए। और जब हनीप्रीत ने राकेश दिड़बा की डिमांड की, तब राकेश दिड़बा हनीप्रीत की वजह से तेरावास में आया, पिताजी ने अपना पीए नहीं रखा था। लेकिन ये बात नीचे के लोगों को नहीं पता थी, यूथ वीरांगनाओं वालों को, फेडरेशन वालों को। उनके हिसाब से पिताजी ने दोबारा रख लिया है, लेकिन जबकि वो हनीप्रीत का पीए बन के आया था। तो अब आपको समझना है कि डेरे की जो मेन कमेटी थी उसमें राम सिंह चेयरमैन और जगजीत थे जो
राजनीतिक विंग में भी थे और डेरे के जो प्रबंधकों में थे, जो संगत के साथ संपर्क में थे, उसमें भी थे। तो उन्होंने अपने उसमें से चुना किसको? महेंद्र पाल बिट्टू और माशा को। अब संगत को ऑर्डर तो यही 45 मेंबर देते थे, यूथ वाले तो सिर्फ प्रेरणा देने के लिए थे। भाषण आपने कभी देखा हो, यूथ वाले भाषण देने आते थे, बाद में तो सारी खिचड़ी बना दी थी, लेकिन शुरुआत में यही था, अभी रैली निकालनी है, यूथ वालों को जो भाषण देना हो, समझाना है, वो यूथ वाले करते थे। लेकिन बाकी जो 45 मेंबर सेवा का काम लेके आते थे संगत का, या 5 मेंबर 7 मेंबर ब्लॉक चुनने हैं, वो सारा काम दूसरे 45 मेंबर देखते थे। तो इधर से जो नेशनल कमेटी में थे, उनमें से हर्ष दूरी, संदीप ब्रेटा और प्रदीप कलेर, इनका इस्तेमाल किया गया। और ये सारी जो मीटिंग बताई जाती है, अब मान लो प्रदीप कलेर, हर्ष दूरी, संदीप ब्रेटा को कैसे यकीन आएगा भी ये काम करना है या नहीं करना है? तो ये यकीन दिलाने का काम राकेश दृढ़वा ने किया। राकेश दृढ़वा के पीछे हनीप्रीत। और क्योंकि राकेश दृढ़वा हनीप्रीत का पीए था पिताजी के साथ, उस टाइम पिताजी का पीए गुरलीन था। गुरलीन भी पीए नहीं था, पिताजी ने पीए रखना छोड़ दिया था। जैसे क्या होता है भी, एडम ब्लॉक को कोई मैसेज लगाना है, जैसे पिताजी मान लो तेरावास में बैठे हैं, एडम ब्लॉक वाले कहीं और है, तो किसको बोलेंगे पिताजी भी एडम ब्लॉक के फलाने बंदे को बुलाओ या उसको छोड़ दो, ना छोड़ो? उस काम के लिए गुरलीन को रखा गया था। राकेश गुरलीन नाम था उसका। हम राकेश बुक स्टॉल कह देते हैं, वैसे गुरलीन नाम उसका ज्यादा चलन में है। तो वो व्यक्ति रखा गया था। इसके अलावा जो धर्म सिंह और रतन सिंह थे, ये खाना वगैरह सप्लाई करने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए थे। और जो हनीप्रीत थी, वो फिल्मों का काम देखती थी। और बाकी जो माली हो गया, कोई जैसे घास वगैरह काटने के लिए, पेड़ पौधों की संभाल के लिए, वो ब्रह्मचारी अलग थे। उनका कोई एडम ब्लॉक से लेना देना नहीं था। ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है, ये राकेश चिड़बा का बिल्डअप किया हुआ था। और बिल्डअप करके इसमें राम सिंह और जगजीत सिंह का बीच में जो सहमति दिखाई जाती है, मतलब जो पद हमारी जांच में आया है। लेकिन आगे किनको किया गया? प्रदीप कलेर, हर्ष दूरी और संदीप बरेटा को, इनको फ्रंट में दिखाया गया, जबकि असल काम जगजीत सिंह कर रहा था। नतीजा क्या था? भी इनको राजनीतिक विंग से इन लोगों को भी बाहर करना था, जो यूथ वाले लोग बीच में आ गए थे, क्योंकि ये सारे एक्सटूडेंट्स थे, डेरे के स्कूलों में पढ़े हुए थे। तो इनको बाहर करने के लिए सारी प्लानिंग बराबर इनके जरिए करवाई जा रही थी। उधर से नेताओं वाला काम भी सेटल हो रहा था, इधर से ये भी बाहर जा रहे थे। तो फाइनली इन्होंने बिट्टू को कोऑर्डिनेट किया, महेंद्र पाल बिट्टू को, और उसके बाद नीचे जो वहाँ की लोकल संगत है, उनसे कोऑर्डिनेट किया गया और इस काम को अंजाम दिया गया। अगर ये प्लानिंग जो समझ में आती है, क्योंकि इसलिए कि एक नाम चर्चा में कुछ संगत ने हमें बताया भी, एक नाम चर्चा में जगजीत, जब ये कांड हुआ ना बरगाड़ी वाला, तब जगजीत सिंह खुले तौर, क्योंकि वो नाम चर्चा हरियाणा में थी, अब उसको ये नहीं पता था कि वहां पे सिख लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वहाँ हिंदू लोग ज्यादा थे। और हिंदू लोगों को नहीं पता है इतना है, जो हरियाणा के हैं, गुरु ग्रंथ साहब को लेके भी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ है, क्योंकि वो गए नहीं कभी इतना। तो वहां एक नाम चर्चा में जगजीत सिंह ने बोला था, अभी देखो हमने सबक सिखा दिया और मतलब पतला पतला कर दिया। तो वहां कोई मौजूद थे कुछ लोग जो अमृतधारी थे, उनको बड़ी चुभी ये बात भी आ रही है। उन्होंने ताजा ताजा अमृत छका होगा और बाद में वो डेरे में जुड़ गए थे, तो उनको ये बात बड़ी चुभी। और भी यार ये क्या बोल रहा है ये बंदा। लेकिन क्या है कि उस टाइम भीड़ में कोई कुछ बोलेगा तो उल्टा ही लड़ी पड़ते हैं। तो असल में ये प्लानिंग जगजीत औरों की थी। अब जगजीत किसके एंड पे काम कर रहा है, ये सबको पता है। और अब इसका फायदा किसको हुआ? तब ये सारी प्लानिंग पनपी, और इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ, जगजीत सिंह बन गया डेरे का सीनियर वाइस चेयरमैन, पीआर नैन बना डेरे का चेयरमैन, राकेश चिड़बा फंक्शनल हेड बना। ठीक है। और जितनी यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 45 मेंबर थे और यूथ वीरांगनाओं की 45 मेंबर थी, पॉलिटिकल विंग के जितने अलग अलग विंग थे, ग्रीनेस के 45 मेंबर थे, या 45 मेंबर एडम ब्लॉक के थे, ये सारे आज कहाँ हैं? खत्म हो गए। सबको मिला के 85 मेंबर बना दिया इन्होंने। मतलब लगाओ भी आप, यूथ के 45 अलग हो गए, पॉलिटिकल विंग 7, लगभग 52,
ग्रीन एस के 45, 52 और 45, 97 और 45 मेंबर एडम ब्लॉक। 97 तो एक स्टेट के हैं, एक स्टेट के 97 और 45 जो पहले से थे, तो लगभग 90, 130, 137 और 142, 142 लोगों को काट के 85 लोग कर दिए गए। और अपनी जान में यूपी वाला बोलता है जी मैंने बड़े कमेटी बढ़ा दी, जबकि 85 लोग कर दिए 142 की जगह। ये इसलिए किए गए क्योंकि जो एडम ब्लॉक में जो जगजीत, मोहनलाल एंड इन सबकी जो पावर थी वो इन सब में बटी हुई थी। ये सारी पावर समेट के वापस से इनको खुद को सारी पावर चाहिए थी, तो ये सारी पावर अपने पास इन्होंने वापस रख ली, ले आए एक तरह से, बाकी सबको जो भी था इनको उड़ा दिया। और जो इनमें एक मेंबर बचा वो था अमन चीका वाला, वो कहते हैं विदेश चला गया और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसके बाद आप सोचो भी जो सबसे लोअर रैंक पे संगत आती है उनके ऊपर आता है यूथ के 45 मेंबर आ गए, उसके ऊपर नेशनल कमेटी भी आ गई यूथ की, फिर पॉलिटिकल विंग के 45 मेंबर ऊपर पॉलिटिकल विंग की नेशनल कमेटी, फिर डेरे के 45 मेंबर ऊपर एडम ब्लॉक की कमेटी प्रबंधकों वाली, इनके बाद 4 टॉप के प्रबंधक, उसके बाद जाके कहीं पिताजी का रोल आता है। लेकिन पुलिस क्या कहती है भी संगत का बंदा और फिर सीधा पिताजी का, बीच में सारे साफ। अब क्या है क्योंकि इस्तेमाल तो हुआ सबका, और मुझे लगता है स्क्रीन पे इतना काफी है। चलो एक और चीज दिखानी थी भाई, इस्तेमाल सबका हुआ और इस्तेमाल के बाद क्या हुआ, इस्तेमाल के बाद प्रदीप क्लेर पकड़ा गया। और एक वीडियो हमने दिन में डाला है, एक लेडी का, एक बहन है, वो प्रदीप क्लेर की वाइफ है, उसके घर पे हमला हो रहा है, उसका किसी ने घर छीन लिया, घर में कोई ड्राइवर लाके बिठा दिया। अब वो राकेश जड़वा पे या हनीप्रीत पे या फिर यूपी वाले पे आरोप लगा रही है, वो तो अपनी तरफ से पिताजी पे ही आरोप लगा रही है। तो हालांकि उसका एक और वीडियो है जो रूबरू प्रोग्राम में बात करतेगा। मसला ये कि अब आपको समझ क्या आए, या आपने क्या खोया और क्या पाया। जो भी लोग ये यूथ वेलफेयर फेडरेशन में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, इस सारे कार्यक्रम को करने वाला कौन, जगजीत। प्लानिंग करने वाले कौन, मोहनलाल जैसे लोग। फ्रंट फेस किसका है, प्रदीप कलेर, हर्ष दूरी, संदीप बरेटा का। अगर कल को ये उगड़ भी दें तो नाम किसका उगलेंगे, राकेश दिड़बा का। क्यों, ये सब सारे मोहरे हैं। असल खेल नेताओं के बीच में और साथ संगत के बीच में चल रहा है, बाकी सब मोहरे हैं। और उसमें सबसे जो डेरे की तरफ से विश्वासघात करने वाले लोग हैं वो 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं, 4 मान के चलिए। राम सिंह चेयरमैन, जगजीत सिंह, मोहनलाल और सुखदेव दीवाना, धर्म सिंह को भी मानिए और पीआर नैन को भी मानिए, 6 लोग मानिए। अब क्या किया गया, राकेश दिड़बा की जगह एक नया नमूना सिलेक्ट किया गया है, और वो नया नमूना है इकबाल बगड़ सिंह, शायद नाम है उसका, वैसे इकबाल कह के बुलाते हैं। अब ये सारे काम तामझाम क्योंकि खुद नहीं संभालते, ये खुद सिर्फ ऐश करते हैं, डील करते हैं, ये लोग इस्तेमाल करने के लिए मोहरे चाहिए। तो अब अगला मोहरा जो है वो इकबाल है। और इधर से मैनेजमेंट में जो मैनेजरों के अंदर आता है वो है एक चाचा चतरा, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उस वो एक नया मोहरा है। मेरा ये समझाने का मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप जितने भी लोग ये आ रहे हैं, इनको लगता है भी रातों रात करोड़पति बन जाओ। एक जगजीत, आप कभी जो कनाडा में लोग रहते हैं ना, या जिनके लोग रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं, कभी उनसे पूछना, कनाडा में ना जो बुजुर्ग आदमी भी जाते हैं ना वहां पे रहने के लिए अपने बच्चों के पास, उनको भी वहां काम करना पड़ता है। वहां इतनी महंगाई है, वहां ऐसा नहीं है भी आपका बच्चा आपको कमा के खिला देगा, कुछ ना कुछ काम आपको बुजुर्गों को भी वहां करना पड़ता है। और जगजीत सिंह का लड़का भी वही है, वो वहां पे कोई काम नहीं करता और लाखों करोड़ों रुपए उड़ाता है। और वहां पे संगत को पता क्या बोलता है, मेरे बाप ने इतना कमा रखा है डेरे से कि मुझे कुछ काम करने की सारी उम्र जरूरत ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ, ये है स्टेटस असल। बाकी होना सब
सबका ही बुरा हाल है, पर फिलहाल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। प्रदीप क्लेर अपनी पॉलिटिकल पहुंच बना के या कोई जान करके छूट जाए ना छूटे, क्योंकि हमें तो पता है भी ये एक मोहरा है। कल को प्रदीप क्लेर कहे जी मेरे को तो जैसा हुक्म हुआ मैंने किया। अब वो हुक्म में हो सकता है इन्होंने वहां भी तब नकली बना रखा और प्रदीप क्लेर को हुक्म करा दिया हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज मैंने आपको कल परसों शायद लाइव किया था तब बताई थी कि केमिकल आते हैं एक बहुत सारे, और इंग्लिश में उनको बुलाया था इथियोजन्स। थियोजन्स कह दो, इथियोजन्स कह दो, कई बार ई साइलेंट होता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लैंग्वेज में है। तो हम इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको लिखा मिलेगा ETHEO, इथियोजन्स, GENS ऐसा कुछ, इथियोजन्स। और वैसे थियोजन्स बोल दें या ई साइलेंट रखते हैं, अलग बोलने में कुछ भी आ जाए। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इस्तेमाल होता है नशे के तौर पे और दवाइयों के तौर पे भी होता है, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये केमिकल तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं और रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको उनको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको समझना आसान होगा। इसमें सबसे कॉमन जो होता है केमिकल, वो जो आम मिल जाता है उसे बोलते हैं LSD। LSD आपने फिल्मों में भी सुना होगा, भी नशे का एक पदार्थ होता है। तो मैं आपको LSD के बारे में दिखा देता हूँ, आप इसको समझ जाइए। LSD अब्यूज एडिक्शन, ये आपको हालांकि स्क्रीन पे तो बहुत बारीक दिखेगा, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, बाद में गूगल करके देख लेना LSD के बारे में। तो इसके बाद हम अपनी जांच थोड़ी, एक कैमरा बंद कर दें, डबल डबल आवाज आती है। जी, तो LSD एक वो है, केमिकल है, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है आपके साथ। असल में क्या, आपने कई बीमारियां देखी होंगी, एक बंदा बोलता है जी मेरे को आवाजें आती हैं अलग अलग तरह की, सुनता है कोई कोई बोल रहा है जी, कोई किधर से बोल रहा है, ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। कोई आपको आएगा जी मेरे को भूत दिखाई देते हैं, एक भूत है, दो भूत हैं, तीन भूत हैं, ऐसे कई सारे भूत दिखाई देते हैं। और ऐसे बहुत सारी, मतलब अब इसको इंग्लिश में वर्ड यूज होता है हेलुसिनेशन, भी आपको जो चीज है नहीं वो भी दिखती है। एक होता है इल्यूजन, एक होता है डिल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। तो इल्यूजन क्या है, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, कई बार आपको लगता है सड़क पे आगे पानी है, वो होता नहीं है, लगता है। कई बार दूर से हमें चीज कुछ और दिखती है, नजदीक जाके कुछ और दिखती है। इल्यूजन होता है भी आपको चीज दिखाई गई है, कुछ और दिख रही है कुछ और। हेलुसिनेशन में चीज होती ही नहीं है, वो भी दिखती है। तो जो यूपी वाला काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसके प्रसाद का एक सैंपल टेस्ट कराया है, और उस सैंपल में हमारे को जो डॉक्टर्स ने बताया है, क्योंकि वो सैंपल सरकारी तौर पे जाए फिर तो उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट बनती है, लेकिन प्राइवेट तौर पे आप कराओगे तो फिर वो कोई लीगल रिपोर्ट मानी नहीं जाती। तो हमने तो, क्योंकि सरकारी तौर पे हम कैसे करा सकते हैं, क्योंकि वो सैंपल प्रॉपर एक टर्म्स के साथ सील किया जाता है। तो इसमें क्या है कि आप, एक केमिकल है, इसको आपको सुंघा भी सकते हैं, या इसको आपको किसी मीठी चीज में ऊपर लगा के, मिश्री के ऊपर लगा के भी दिया जा सकता है, गुड़ के ऊपर भी दिया जा सकता है। तो ये ऐसा है, इसमें क्या है कि मान लो मैं आपको, अगर कोई आपको LSD दे दे, तो उसके बाद वो आपको कहे अच्छा वो देखो वो सामने हवा में नोट उड़ रहे हैं, तो आपको नोट उड़ते दिखाई देंगे, मतलब नई नई जो चीजें आपके दिमाग में फ्रेम करने चाहेंगे वो चीजें हो जाएंगी। और ये एक ऐसा केमिकल है, जैसे आपको लगता है यूपी वाला बोलता है जी 15 मिनट के अंदर नशा छूट जाएगा, नाम लो जी 15 मिनट में नशा साफ। असल में क्या है भी, अलग अलग डोज है, किसी का डोज 20 घंटे रहता है, किसी का 2 दिन तक रहता है। ये सिर्फ LSD का बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत अलग अलग केमिकल है उनका डोज लंबा भी रहता है। ये क्या है कि छेड़छाड़ है आपके दिमाग के साथ, दिमाग के केमिकल्स के साथ, आपका दिमाग को वो दिखाया जा रहा है जो है ही नहीं। तो अभी अभी क्या है, आपको लगेगा भी यार यूपी वाले के जितने भी चेले हैं ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं। आप कभी नोटिस करना बारीकी से, हिप्नोटिज्म अलग चीज है, हिप्नोटिज्म नहीं है। हिप्नोटिज्म
तो मतलब आपको प्रिज्यूम कराना है, और लेकिन कोई चीज दिखा नहीं देना है, मतलब जो चीज है ही नहीं वो हिप्नोटिज्म में नहीं दिखाई देती, तो ये हेलुसिनेशन होता है। अब क्या है कि आप यूपी वाले के मान लो सामने बैठे हो तो आपको वो बोलेगा जी देखो जी आपको इतनी खुशियां मिल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आपने खा लिया प्रसाद। आपको प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद बांटा जाएगा, और खा लेंगे उसके बाद आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा, और जो वो आपको बताएगा आपको वही दिख रहा होगा। आपको लगेगा बड़ी खुशी आ रही है, बहुत खुशी है। अभी क्या होता है, आपको लगेगा यूपी जाके बंदा आया, यार इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है कि मिलती ही उस जब तक उस दवाई का असर रहेगा आपके दिमाग पे तब तक ही होएगा, उसके बाद नहीं है। अब क्योंकि क्या रूटीन में आप नशा लेने वाले नहीं हो, और रूटीन में आप ये दवाई नहीं खा रहे, तो क्या है कि 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन खा भी लोगे तो कोई असर इतना ये नहीं है भी इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन क्या आप आपकी नोटिस करना, जैसे ही ये यूपी वाला चला जाएगा, तो प्रसाद मान लो आप खाना बंद कर दो भी, बिल्कुल नहीं आ रहा, प्रसाद आना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, आप जितने भी यूपी वाले का प्रसाद खा रहे हैं ये सारे उजड़े चमन हो जाएंगे। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे डिप्रेशन में आ गए, उदास और नॉर्मल से ज्यादा उदास रहने लगेंगे, मरने मराने मतलब मरे मरे सी की बात करेंगे, यार क्या रखा है जिंदगी में, मरे जाओ, ये रोना धोना शुरू हो जाएगा इनका। तो ये इस पैटर्न पे आ जाएंगे, मतलब आपको लगेगा डिप्रेशन में है या उदास ज्यादा है। मतलब जैसे ही यूपी वाले का प्रसाद खाएंगे तो नॉर्मल से ज्यादा खुश हो जाएंगे, और प्रसाद का जब असर खत्म हो जाएगा 3-4 दिन बाद, तो अभी नॉर्मल से ज्यादा उदास रहने लगेंगे। मतलब आप अपने आप को फिर भी नॉर्मल समझ लेंगे, लेकिन ये उदास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन का जो केमिकल है उसको बार बार ट्रिगर किया जा रहा है खुश करने के लिए। और जो तांत्रिक होते हैं वो इसी तरह का इमेजिनेशन बनाते हैं। अब ये आपको मान लो प्रसाद दे दें, उसके बाद आपको बोले जी अब नाम जपो बैठ के, तो आपको प्रसाद देने के बाद आप नाम जपोगे, तो जो चीज ये आपको बोलेगे भी आप आंखें खोल के जपो। जी आपने कभी नोटिस किया हो भी, ये बोलता है भी नाम चर्चा के अंदर आंखें बंद करके नाम नहीं जपना। क्यों बोलता है? क्योंकि नाम चर्चा में आपको प्रसाद दिया जाएगा। अब हेलुसिनेशन क्या है कि खुली आंख से आपको वो चीजें दिखना जो है नहीं, लेकिन आंख बंद कर लोगे तो हेलुसिनेशन कैसे काम करेगा? ये कुछ वैसा ही है भी। इसलिए नाम चर्चा में जब प्रसाद दिया जाता है तो ये जोर दिया जाता है कि भी आप आंखें खोल के नाम जपना है आपने। ऐसा नहीं है ये हर रोज केमिकल दे रहा है। तो आपको किसी को बेर का प्रसाद मिला बोल रहे हैं, भी कई जगह मूंगफली का दिया, 3-3 मूंगफलियां दी हैं। अभी मूंगफली का प्रसाद दिया, मूंगफली का छिलक कैसे खाएंगे जब प्रसाद जिसको दे दिया? मूंगफली का छिलक कहाँ फेंकेंगे? असल में क्या है, भी इनको महंगा पड़ने लग गया, इनको लगता है सस्ता काम चला ले। तो जब इनको काम होगा तब ये आपको, जैसे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से एक दिन पहले आपको ये प्रसाद देके जाएंगे, और उसके बाद आपको बोल के जाएंगे भी बीजेपी को वोट डालना है। तो इलेक्शन आपने प्रसाद खाया तो अगले 24 घंटे तक आपके दिमाग पे उसका असर रहना है। आपको कोई फरिश्ता आगे बोल देना भी दूसरी पार्टी को वोट डालना, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप नहीं जी मैं तो बीजेपी को ही डालना है। तो ये क्या है, ये आमतौर पे बीजेपी की अपनी पॉलिसी भी है भी। वो इलेक्शन से जस्ट पहले दूध का प्रसाद, जैसे दिल्ली दंगों में, दिल्ली चुनाव के अंदर बंटवाया, और ऐसे कई चीजें चुनाव के एक दिन पहले हिंदुओं के अंदर प्रसाद बंटवाने की प्रथा बीजेपी की रहती है। ये उसी कैटेगरी में आता है। ज्यादातर ये केमिकल तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। आप तांत्रिकों के पास जाओगे, वो आपको क्या करेगा भी, अच्छा ये देखो आंखें बंद, ये करो, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, चमत्कार से करके दिखाते हैं। वो जैसा आपको दिखाना चाह रहा है वैसा आपको दिखाया जा सकता है। आमतौर पर डिप्रेशन, डरे हुए मरीज होते हैं, जैसे किसी को लगता है ये भूत दिख रहा है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो उनका तो होता है मेडिकल तौर पे इस्तेमाल उनके अंदर तो ये चीजों का। लेकिन जो अ, आम नॉर्मल लोग हैं जिनको भूत नहीं दिख रहा, उनको कुछ ना कुछ नया दिखने लगता है। तो ये सारी चीजें आप समझो भी किस तरह से काम करती हैं, और यूं ही नहीं है केमिकल है, आप इसके बारे में पढ़ो गूगल पे। इथियोजन्स गियोजन्स कहते हैं, या फिर एलएसडी के बारे में, इसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में क्या है। जितने भी आप कहते हैं ना पिताजी खा रहे हैं, यूपी वालों में जितने भी चेले हैं जैसे आप फिल्म में भी दिखाया, पागल हो गए। क्यों? क्योंकि जब इनको प्रसाद मिलना बंद हो जाएगा, ये इनको नशे की लत लग रही है। अब इनको क्या आपको लगता है ये आधा आधा किलो का प्रसाद क्यों दे देते हैं? क्योंकि जब बंदा एक ही बार में खा लेगा
तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक बार में खा लेगा तो असर खत्म हो जाएगा। इनको होता है भी बंदा प्रसाद संभाल के रखे, हफ्ते भर थोड़ा थोड़ा करके खाता रहे, ताकि थोड़ा थोड़ा असर रहे। और वो असर धीरे धीरे जाएगा तो करीब करीब हफ्ता 10 दिन इनको क्या लगेगा जी, भंडारे से आए, एक हफ्ता तो हमारी भाई साहब खुशी नहीं उतरी भी, ये उस पैटर्न पे। और क्यों, अब पिताजी ने जो काजू बिस्किट बनवाए थे वो शुगर फ्री थे, हल्का सा मीठा था उसमें। अगर आप उसमें क्या, उसमें ये केमिकल इम्बाइब नहीं होता। जब ये चीजें इंट्रोड्यूस करनी एडम ब्लॉक ने शुरू करी, तब पिताजी ने गुलदाने का प्रसाद बंद कर दिया था। इसीलिए बंद किया था क्योंकि गुलदाने के प्रसाद पे ये चीज केमिकल छिड़का जा सकता है। इसलिए पिता ने गुलदाने का प्रसाद बंद करके काजू बिस्किट स्पेशल बनवाए थे, जो बाजार में ना मिलते हो। और इस बिस्किट पे अगर केमिकल डालोगे तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। और क्योंकि उसमें बिल्कुल नॉर्मल सा शुगर फ्री टेस्ट था, उसमें कोई भी केमिकल डालोगे अचानक से टेस्ट बदल जाएगा। जबकि ज्यादातर जो केमिकल है ये मीठी चीजों पे खपते हैं। तो इसलिए बिस्कुट का प्रसाद पिताजी ने शुरू किया भी, ताकि कोई केमिकल इसमें मिलावट ना कर सके। और हमें तो चलो नहीं समझ में आता, लेकिन पिताजी स्टेज से बार बार ये बातें बोलते रहे भी, कोई और प्रसाद लेके, कहीं से प्रसाद लेके मत खाना। ये सारी चीजें बहुत बोला पिताजी ने स्टेज से, बहुत बार वचन फरमाए, लेकिन समझ आए तो है। तो मतलब ये सारी चीजें आप समझो। और जो भी लोग खास तौर पे यूपी वाले का प्रसाद खा रहे हैं, उनको ये केमिकल्स की स्टडी करके बताओ। हमने अपने एंड पे डॉक्टरों से जांच कराई है प्रसाद की, तो उसमें एलएसडी पाया गया है। लेकिन क्या है कि ये जांच प्राइवेट लेवल पे है, सरकारी लेवल पे नहीं है। अब हम ये साबित नहीं कर सकते भी जो सैंपल हमने भेजा वो सैंपल इसके प्रसाद का था। हमने अपने एंड पे देख लिया भी इसके प्रसाद में ये चीजें निकली हैं। और ये नहीं है कि अभी का प्रसाद है, कुछ जो इनको खास, ये ऐसे नहीं है आपको रूटीन के प्रसाद में देंगे। जब आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम है, जैसे क्या रूटीन में सारी जगह लाइव चल रहा है, लेकिन एक दिन आपको बोलेंगे आज फलाने ब्लॉक का स्पेशल प्रोग्राम है, तो उस फलाने ब्लॉक का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसी ब्लॉक को ही खिलाया जाता है, और किसी को नहीं खिलाया जाएगा, बाकी सबको नॉर्मल चलेगा। क्योंकि इनको भी पता है भी इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है, और ये एक बड़े लेवल की नशा तस्करी है भारत के कानून में। किस तरह से हो रही है, किस तरह से आपको मनवाया जा रहा है, फिर उसके बाद जो आपको परमार्थ वाली नाम चर्चाएं होती है ना, उस परमार्थ वाली नाम चर्चाओं में आपको प्रसाद दिया जाता है। आप ध्यान रखना, उस नाम चर्चाओं में जब आप प्रसाद खा लोगे, तो जैसे जैसे करिश्मे आपको सुनाएगा ना 45 नंबर, वैसा वैसे आपका दिमाग उसको सही मान लेगा भी हाँ ऐसे ही हुआ होगा। और जैसे जैसे आप सही मानोगे, फिर आपको लगेगा यार मैं भी पैसा दे दूं, तो हर बंदा बढ़ चढ़ के पैसा देने के लिए उत्साहित हो जाता है। अब क्योंकि लोग जा नहीं रहे हैं नाम चर्चाओं में, ऐसी नाम चर्चाओं में पैसे वाली, लेकिन आप गए और आपने प्रसाद खाया, तो आप पे असर शुरू हो जाएगा। अब आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जी, हम नाम चर्चा में ना जाए ना तो हमारा मन सा नहीं लगता। असल वो नाम चर्चा का अब नहीं हो रहा है इस टाइम पे। वो क्योंकि जो उनको वो डोज मिलती जाए गई है ना, उससे जो दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो उसको इनको बार बार वो डोज चाहिए। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि प्रसाद कौन सा होता है, और क्यों पिताजी ने सारी चीजें मना करी, क्योंकि अब हमें प्रॉपर एक्सपर्ट्स इसके मिले हैं जिन्होंने ये सारी डिटेल हमें दी। मैंने भी नहीं पढ़ा था इसके बारे में, एलएसडी के बारे में। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था भी ये थोड़े बहुत केमिकल्स पड़े थे, पर ये नहीं पता था भी इतना हद तक इसका इस्तेमाल आम तरीके से भी हो जाता है। तो ये तो एक ऐसी स्टडी है, तो हमने कुछ पुलिस वालों से भी पता किया। वो ये कहता है जी बहुत कॉमन इस्तेमाल है आम तांत्रिकों के पास इसका, भी तांत्रिक बहुत सारे इसी केस में पकड़े जाते हैं। कई बार जो बड़े लेवल के तांत्रिक हैं उनके पास एलएसडी का स्टॉक मिलता है, वो इस तरह के नशों की सप्लाई करते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ये चीज अब आपको समझ आए भी कैसे ये नशा प्रसाद के जरिए आप तक पहुंच रहा है, और कैसे दिमाग का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। तो दो चीजें हमने आज इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं। एक ये नशा जो प्रसाद के जरिए आ रहा है, दूसरा जो बरगाड़ी का काम हुआ, उस बरगाड़ी कांड में असल काम करने वाला कौन है, और उसको प्रदीप क्लेर का आप समाचार पूछ रहे हैं। देखिए जी, प्रदीप क्लेर का मैं बताता हूँ अभी। दूसरा ये बरगाड़ी कांड में जो है, असल में जो डेरे के 2006 के बाद ना पिताजी ने जो पावर है वो बांट दी। बट कैसे की, वो यूथ वीरांगनाओं में, यूथ वेलफेयर फेडरेशन में, वो आईटी विंग में, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आ गई थी 2017 में पिताजी ने नो बरनो कार्निवल मेले का आयोजन किया। उसमें सारे 45 मेंबर, क्योंकि तब तक यूथ वाले भी बिल्कुल एडम ब्लॉक के हिसाब से सारा काम करने लग गए थे, पिताजी की मानना छोड़ गए थे। तो पिताजी ने
मतलब नोबरनो कार्निवल मेला लगाना था, उससे जस्ट पहले ये तक कह दिया था कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम आईटी विंग वालों से करा लेंगे सारा मेले का इंतजाम। सोचो, आईटी विंग को भी पिताजी ने नॉर्मल सेवा पे उतारने की प्लानिंग कर ली थी, जिससे ये मेरे को अच्छी तरह याद है कि आईटी विंग को पिताजी ने कहा था भी अगर तुम नहीं करोगे तो हम आईटी विंग से करा लेंगे। तो तब इनको मजबूरी करना पड़ा और रातों रात आईटी विंग ने भी मेले में सारा इंतजाम किया था। मतलब क्या है, जो पावर मैनेजमेंट से प्रबंधकों से हटके यूथ में 45 मेंबर एडम ब्लॉक और आईटी विंग में और पॉलिटिकल विंग में और ग्रीनएस के विंग में बटी, उन सारी पावर को वापस समेट के मोहनलाल जैसों के जितने भी है सारे जो मे प्रबंधक है सारे अफीमची हैं, सबसे नशेड़ी हैं। तो इन सबके पास वापस अभी जितना भी ये नकली असली वाला सौदा चल रहा है सब कुछ है, तो अगर कल को खुलेगा भी तो आपको क्या लगता है मोहनलाल दीवाना जगजीत वर्गे पकड़े जाएंगे? ये पूरा खेल इस हिसाब से चल रहा है, अभी हनीप्रीत और के जड़बा के गले में आके ये फंस जाए। अब ये असल में रेस सारी पैसे की और पावर की है। हजूर पिता ने ग्रीनेस विंग बनाया था जब, इसलिए बनाया था कि 2006 तक क्या था, खट्टा सिंह डेरे का प्रबंधक था और खट्टा सिंह क्या अपनी मर्जी पूरी चलाता था क्योंकि इसकी पॉलिटिकल अप्रोच सबसे ज्यादा थी। जैसे ही खट्टा सिंह डेरा से 6 में बाहर गया या 5-6 में, असल में क्या होता उस टाइम तक डेरे में जो भी परमार्थी काम होते, जैसे कोई उड़ीसा के अंदर भूकंप में ट्रे वहां पे तूफान आया या बाढ़ आई, ट्रेन भेजी गई भर के, या गुजरात में सामान भेजा गया या कहीं बाढ़ में भेजते थे बिहार में, तो तब संगत पैसा इकट्ठा करती, सामान आता और जाता, तो उसमें क्या था पैसे का हेर फेर ये कर लेते। लेकिन जब ये हेर फेर ज्यादा बढ़ने लग गया और जब खट्टा सिंह डेरा से चला गया, तब क्या हुआ भी ये पैसा एडम ब्लॉक वाले निकाल के खट्टा सिंह को बाहर देने लगे, मोहनलाल जैसे लोग। तब पिताजी ने इस पैसे को रोकने के लिए भी, संगत का पैसा ऐसे बाहर ना जाए, तब ग्रीनेस विंग बनाया। और इस ग्रीनेस विंग का जो कंट्रोल है वो प्रबंधकों के हाथ में नहीं दिया, इस ग्रीनेस विंग का कंट्रोल दिया एक छायावान समिति के सेवादार था बलविंदर, उसके हाथ में। तब तो इसको बड़ा ईमानदार समझ के दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या ये बलविंदर छायावान भी बेईमान हो गया। तो यकीन नहीं मानोगे, करोड़ों रुपया, 1-2 रुपया नहीं, करोड़ों रुपया बलविंदर छायावान ने ग्रीनेस के फंड से, जो ग्रीनेस में संगत देती थी, वो ग्रीनेस के फंड से चोरी किया और मैनेजमेंट को दिया या खुद खाया, ये नहीं पता। लेकिन ग्रीनेस के फंड से वो पैसा करोड़ों रुपए में, अब गिनती नहीं है कितना है, करोड़ों रुपए में वो पैसा चोरी हुआ और मैनेजमेंट के पास गया कि कहाँ गया पता नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईडी का रिकॉर्ड कह रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा था ग्रीनेस के दफ्तर में और वहां से सारा रिकॉर्ड मिला था कि करोड़ों रुपए का गबन ग्रीनेस के फंड से हुआ है। जो पैसा संगत ने जमा तो करवाया लेकिन वो पैसा बैंक तक नहीं पहुंचा। पिताजी बोलते थे जब पैसा बैंक में जमा हो जाए तब हमारे से बुलवाना है। तो बलविंदर छायावान को ईमानदार समझ के लगाया गया था, लेकिन वो भी एडम ब्लॉक का गुर्गा बन के उसने भी डेरा का संगत का करोड़ों रुपया खाया और प्रबंधकों को खिलाया। तो ये सारी चीजें हो रही थी, हुई इसलिए शायद आगे ग्रीनेस के 45 मेंबर बनाए गए, ताकि 45 मेंबर ब्लॉकों के लेवल पे सीधा ही संगत का काम करवा दें और ग्रीनेस ग्रीनेस के फंड में भी पैसा लाने की जरूरत ना पड़े। तो या फिर वो इस फंड में इस रसीदों का पूरा हिसाब किताब रखें ताकि बलविंदर छायावान जैसे ठग जो हैं वो पैसा ना खा सके या मैनेजमेंट को ना खिला सके। तो ये इतनी सारी चीजें, क्योंकि आज हमने जब ये चार्ट बनाया ना, वो पिताजी कहते थे भी लिख के देखो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो जब ये चार्ट बनाया तब समझ में आया भी ये सारा गेम पैसे और पावर का कैसे चल रहा है। और यही चीज आपको समझनी है भी असल में अब भी क्या चल रहा है। अब भी क्या है, जब आपको लगेगा इनको भी रखे जड़वा, मान लो मैनेजमेंट के बाकी लोगों को आंख दिखाने लगेगा या हनीप्रीत आंख दिखाने लगेगी, या कल को इकबाल, अब इन्होंने इकबाल को आगे किया, आपने देखा जो मेन मेन 45 मेंबर आए ये अचानक से पीछे हट गए, सारे गायब हो गए। ऐसे ऐसे बंदे आगे आगे जिन्होंने कभी देखा नहीं होगा आपने, 15-18 साल के, 20-20 साल के लड़कों को 15 मेंबर बना दिया, भंगीदास बना दिया। मतलब पिताजी जब जेल गए तो वो 12 साल के रहे होंगे। 12 साल के बच्चे को थोड़ा ही पता है भी सामाजिक भी जो आपसी, जैसे ब्लॉकों में क्या होता है भी पारिवारिक झगड़े हैं आपसे उनको सुलझाना है, जिसको सामाजिक बुद्धि होगी, सोशल इंटेलिजेंस होता है जिसके अंदर, वो कम से कम 40 साल से ऊपर की उम्र में ही आता है। यूथ वालों को पिताजी बोलते थे 40 साल के नीचे की उम्र के जो बंदे हैं वो यूथ वालों में रखो और इनको किसी फैमिली डिस्प्यूट के सोल्यूशन में नहीं भेजना।
जो फैमिली डिस्प्यूट का सोल्यूशन है वो 40, 45 या 50 साल से ऊपर के लोग जाते थे उसमें। आमतौर पे अगर आप देखोगे तो कोर्ट के अंदर 80% केस फैमिली डिस्प्यूट के होते हैं। इसलिए फैमिली डिस्प्यूट के मुद्दे पिताजी संगत में ही सुलझा देते थे, ताकि ये मसले कोर्ट में ना जाएं। आपसी लड़ाई के बिना मतलब समाज में डेरे के सत्संगी बदनाम ना हो, डेरे के लेवल पे, संगत के लेवल पे, प्रबंधकों के लेवल पे सारा मसला सुलझ जाए। इस चीज को आप समझो भी किस दिशा में पिता ये डेरा ले जा रहे थे और ये किस दिशा में खींच रहे थे। ये सारा रोड़ा सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचने का है। आज आप मोहनलाल के लड़के को देख लो, कहाँ है वो? क्या वो किसी डेरे की व्यवस्था में है? मोहनलाल बैठा ना लूटने के लिए। क्या गोभी राम है, गोभी राम का परिवार डेरे की व्यवस्था में है? क्या जगजीत सिंह का परिवार डेरे की व्यवस्था में है? क्या गुरचरण कौर का परिवार डेरे की व्यवस्था में है? क्यों? ये डेरे से पैसा लूटते हैं, दूसरे विदेशों में जगह जगह, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये कभी डेरे के अंदर अपने बच्चों को सेवा में नहीं लगाते। तो आप कहाँ तक दौड़ोगे, कब तक देते रहोगे, ये आप समझो। लेकिन हो यही रहा है, कल को जितने केमिकल खाए जाओगे उतने बीमार होए चलोगे। और क्या करोगे उसके बाद? हालांकि बहुत सारे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलिए, आपको गिनती के लोग गिना देता हूँ। PR9, मोहनलाल दीवाना, धर्म सिंह, ठीक है, उसके बाद राकेश दिड़बा और हनीप्रीत, मैक्सिम। इनके अलावा और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इनको दगा दे जाए और ये उसको लात ना मारे, या कल को इनको आंख दिखाए उनको लात ना मार सके। और महेंद्र पाल बिट्टू ने भी ये बेवकूफी की थी। फिर वहां पे माशा गया, माशे को उसने सारा कुछ बता दिया। अभी देखो मेरे को तो यार, मैं तो इनके लिए, क्योंकि महेंद्र पाल बिट्टू ने क्या किया था, जब आप बुर्ज जोहार सिंह वाला में जहां से ये गुरु ग्रंथ साहब चोरी हुआ था ना, उस गुरुद्वारे के सामने एक आदमी की दुकान थी, उसका नाम था गुरुदेव सिंह। अब गुरुदेव सिंह कहते हैं भी इनके साथ शामिल था, लेकिन गुरुदेव सिंह ने गवाही कहा था कि मैं गवाही दूंगा। और जब गवाही देने की बात आई तो गुरुदेव सिंह का मर्डर करवा दिया गया। गुरुदेव सिंह के मर्डर के बाद धरना लगा। अब धरना तो लग गया, लेकिन वो धरना किसने लगाया? महेंद्र पाल बिट्टू ने। महेंद्र पाल बिट्टू को ये नहीं पता था भी ये बंदा मरा क्यों है, और धरना तो उसने लगा दिया। उसको ये नहीं पता था भी जो तू कर रहा है वो असल में जो तेरे से करवा रहे हैं उन्होंने ही सब कुछ किया धरा है। उसने क्या किया, जो DIG आया वहां पे, पुलिस का अधिकारी रणबीर सिंह खटड़ा, रणबीर सिंह खटड़ा को उन्होंने बोला कि भाई बिट्टू तो समझ ले इस मसले को भी, ये धरना उठा दे। तो महेंद्र पाल बिट्टू को लगा भी मेरी तो भाई सब पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर मेरी जेब में, मेरे को कोई कैसे कुछ कह देगा। तो उसने कहा जी नहीं, धरना ये नहीं उठेगा। उसने कहा भी मान ले ये राजनीति है, तेरे समझ से परे है। आक्रोश आक्रोश में महेंद्र पाल बिट्टू ने उस अफसर को ये बोल दिया भी तेरे जैसे अफसर तो मेरे घर के खूंटे पे बंधे रहते हैं, मतलब जैसे जानवर बनता ना खूंटे पे, भी तेरे जैसे अफसर मेरे घर के खूंटे पे बंधते हैं। अब क्योंकि वो पुलिस वाला था, उन्होंने कहा बोल तो वो गया, अब बड़ी बात बोल दी। किसके दम पे बोली? जगजीत जैसों के दम पे भी यार। ऊपर पॉलिटिशियन तो जेब में है इनकी, कुछ भी कर ले, मतलब ही नहीं अफसर कुछ बोल दे, क्योंकि इन्होंने वहां देखा था कि अफसर कैसे, वो तो भाई पोजीशन पे बैठे हैं इसलिए उनके सामने सिर झुकाते हैं, तुम थोड़े पोजीशन पे बैठे हो। उसके बाद जब बिट्टू पकड़ा गया तो क्या हुआ, फिर बिट्टू के साथ कौन सा तो पॉलिटिशियन खड़ा हो गया और कौन सा 45 मेंबर। जब बिट्टू को अकल आई कि भाई मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं, तो उसने क्या किया, अपनी यारी दोस्ती निभाते हुए माशा को बता दिया भी यार मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा। अब उसको क्या पता था कि माशा भी इसीलिए आया, डेरे की एक अपनी पॉलिसी है। मेरे साथ भी ये पैंतरा है, कृष्ण पाल चौहान नाम का 45 मेंबर है, उसने इस्तेमाल किया था। ये क्या करते हैं, जब आप डेरे के अंदर के मेन बंदे हो और आपको पता चल जाए भी डेरा में गड़बड़ हो गई, तो ये ऐसा नहीं है ये आपको सामने से वार करेंगे। ये उनमें से ही एक बंदा आपका दोस्त बन जाएगा। जैसे मेरा दोस्त बनने डॉक्टर अशोक आया, कृष्णपाल चौहान आया, ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरे दोस्त बनने के लिए। एक वकील था, छाबड़ा छाबड़ा नाम भूल गया उसका पूरा, वो भी आया। मतलब ये लोग आए मेरे दोस्त बनने कि भाई हम तेरी पिताई तक बात पहुंचा देंगे, पिताई से बात करा देंगे। तो ये पैटर्न डेरे का है, जब आप ऐसा कुछ करते हो, जो बंदे को अंदर रह के पता चल जाता है
क्योंकि पहले समझ नहीं आता कई बार वो अनजाने में, हालांकि हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन कई बार ऐसे लोग अनजाने में पैसे के लालच में या पहुंच के लालच में, राजनीति के लालच में कोई बड़ा स्टेप उठा बैठते हैं, और बाद में उनको पता लगता है तो गलत हो गया। फिर ये दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बनने के बाद एक आदमी आपका दोस्त बनेगा, वो दिखाएगा भी मैं तेरा ही सगा हूं, और फिर सारी बात वो वो आपको यकीन दिलाएगा भी, वो आपको आपकी बात पिताजी तक पहुंचाएगा, आपको पिताजी से मिलवा देगा। तो और फिर एक दिन आपको फोन आता है ऐसे बंदे को कि भाई तेरी पिताजी से मैं आज चुपचाप मीटिंग करा दूंगा, फटाफट आ जा, बस किसी को बताइयो मत। अब वो अपना फोन लेके मत आइयो। अब वो बंदा चुपचाप बिना बताए निकल जाता है घर से भी, मैं पिताजी से अकेले मिला हूं, अपने परिवार को भी नहीं बताना, पूरी जैसे ना हवा पे नारे नूरे लगा लेते हैं सब कुछ ऐसे ही। तो ऐसे बुला लेते हैं, और बुलाने के बाद फिर वो बंदा कभी लौट के वापस नहीं आता। ऐसे कितने ही ब्रह्मचारी हैं जो डेरे में इस तरह से अचानक गायब ही हो गए। तो डेरे में कोड पता क्या चलता है, अभी इसको पाकिस्तान भेज दो, ये कोड चलता है डेरे के अंदर। तो ये एक पैटर्न था, है, और यही चीज सबके साथ इस्तेमाल होती है। अब प्रदीप के लिए डेरे में किसी को तो अपनी फोटो में भेज ही रहा था ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा के, कोई तो उसका वफादार बना हुआ था उसके फोन पे, उसकी फोटो कैसे आई बाहर भाई? जो उसने फोटो खिंचाई चंपत राय के साथ या आरएसएस के बंदों के साथ, वो फोटो में उसी के फोन से खींची हुई थी, उसी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी, तो कैसे बाहर आई? उसी का अपना कोई सगा बना हुआ था, और वो उसी उसी ने इसको फंसवा दिया, उसी ने पुलिस को फोन नंबर दे दिया, उसी ने आगे पकड़वा दिया। तो क्या करते? तो क्या है कि यही तरीका है, यही सब कुछ है दौर। कहां तक दौड़ोगे दौड़ लो। जिनके लिए दौड़ रहे हो, जिनके लिए रिस्क उठा रहे हो, एक स्टेज पे आके इन्होंने ही मारना है, बाहर से कोई नहीं मारेगा। इनके तो कब्र में पैर पहुंच गए मोहनलाल जैसों के, अफीम खा खा के क्या मिला इसको? क्या कर लोगे? ज्यादा ज्यादा इसके लड़के की गर्दन पकड़ लोगे, उससे क्या होगा? तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद कर गया ना सबकी। है तो क्या है, शाम को अफीम खाएगा और सो जाएगा, सुबह उठेगा फिर थोड़ी सी अफीम खाएगा तो चलेगा। तो ये सारी चीज आप आज समझो, कल समझो, जब समझ लो तब आपकी मर्जी है। और ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये दौर ऐसा है जहां एडम ब्लॉक के आपसी झगड़े बहुत हैं, और इन झगड़ों में आपको आप ना पिसो, बिना मतलब अपने बच्चों को आगे मत करो ये सेवाएं लगाने में। जिस दिन मरोगे उस दिन कोई बचाने नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे। अगर मान लो ये वीडियो हमने इसीलिए डाला आपको, जो प्रदीप कलेर की वाइफ का, हालांकि उन्हीं का मैसेज आया मेरे पास, तो कहते भी आप हमारे वीडियो तो चलाते नहीं, हमारा पक्ष तो दिखाते ही नहीं। हमने कहा भी आप अपने, उनको बोला मैसेज करके, मैं कहा जी आप अपना वीडियो बना के भेजो, भी हम आपका वीडियो चला देंगे भी। अगर आपको लगता है प्रदीप क्लियर निर्दोष है तो आप बताओ भी दोषी कौन है, भी आपका इस्तेमाल कैसे हुआ, कौन बंदा है इस्तेमाल करने वाला, कौन लोग हैं जो आपके हस्बैंड को फंसा रहे हैं। आप भेजो, लिख के वीडियो बना के भेजो, हम डाल देंगे अपने पेज पे। तो उन्होंने हमारे को चैलेंज बोल दिया कि जी मेरे पास ट्विटर पे रखे हुए वीडियो हैं, मैंने डाले हुए हैं ट्विटर पे, आप वो वीडियो डालो। तो इसलिए हमने वो वीडियो डाले भी आपको समझ में आए। भी जिन लोगों को आप समझो भी गृह मंत्री के बराबर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के जो लोग संवाद कर रहे हैं, उनकी अपनी वाइफ को पीटने के लिए गुंडे, या उनके घरों पे गुंडे एडम ब्लॉक भेज रहा है। मतलब एक तरफ तो आपको दिख रहा होगा अब यार गृह मंत्री का बड़ा खास आदमी है, अमित शाह का खास आदमी हो, उसके घर पे कोई गुंडा भेज दे और कार्रवाई ना हो, और उसकी वाइफ को ट्विटर पे लिख के मांगना पड़े कि भाई मेरे को बचा लो, मेरे को न्याय दिलाओ। इसका मतलब पता है क्या है? भाई वो प्रदीप क्लेर नहीं बैठा है वहां पे उस कुर्सी पे। प्रदीप क्लेर ना, तू नहीं बोलती तेरे च तेरा यार बोलता, वहां प्रदीप क्लेर नहीं बैठा है। प्रदीप क्लेर किसी की तरफ से बैठा है वहां जाके बात करने के लिए। क्यों? कल को मरेगा तो प्रदीप क्लेर मरे ना, हम तो पीछे फिर भी वही के वही है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, भी इस्तेमाल करो और फेंक दो। अगर अमित शाह से वाकई में दोस्ती होती प्रदीप कलेर की, किसके बाप की ताकत थी अमित शाह गृह मंत्री होते हुए उसकी वाइफ के घर पे कोई गुंडा भेज दे, उसके घर पे उसका घर कब्जा ले, उसके घर पे किसी ड्राइवर को बिठा दे, अकेली लड़की लेडी के घर में 10 आदमी, वीडियो डाला उसने, 10 आदमी उसके घर में घुस जाए, किसकी ताकत थी? वो ताकत प्रदीप कलेर की नहीं ना थी पॉलिटिशियन में, वो ताकत साध संगत की थी। साध संगत के जरिए वो ताकत मैनेजमेंट को मिलती है, मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से प्रदीप कलेर को आगे किया, तो आज फंसा कौन? प्रदीप कलेर। मैनेजमेंट तो नहीं ना फंसी, काम किसने किया? पॉलिटिशियन तो काम किसको बोल रहा है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अपना गुर्गा दे रही है,
अब प्रदीप कलेर बोले जी मेरे को तो जैसा हुक्म हुआ जी मैनेजमेंट का मैंने कर दिया। अब ये हुक्म क्या है? पिताजी बोल रहे हैं भाई तुम हुक्म जो तुम्हें समाज सेवा का काम का तो समझ में आता है, गुंडागर्दी कौन सा हुक्म है? तो अभी हमें तो हुक्म हुआ जी ये काम कराओ ये कराओ, अभी क्यों वेरिफिकेशन नहीं करनी थी? पॉलिटिकल विंग थे तो पॉलिटिकल विंग तक ही सीमित रहना था ना। गुंडागर्दी करना पॉलिटिकल विंग का काम कब से हो गया? या बदमाशी करना या दंगे प्लान करना या लोगों को गुप्त मीटिंगें करना, ये पॉलिटिकल विंग का काम ही नहीं था। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ एक सबक है। अभी प्रदीप क्लियर क्या है, अभी रिमांड पे है, लेकिन वो किसी और केस में है, वो अभी बेअदबी वाले केसों में अभी उसका रिमांड नहीं लिया गया है। अभी उसका रिमांड सिर्फ इस चीज पे लिया गया है कि पिछले 4-5 साल से कहां कहां छुपा, किस किस व्यक्ति ने छुपने की में मदद करी, ये सिर्फ उस चीज का रिमांड लिया गया है अभी टेक्निकल तौर पे। बाकी बैकअप पे तो पुलिस कुछ ही पूछी जाए वो एक अलग मसला है। नहीं, प्रदीप क्लियर को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। कारण ये है कि जब सामने से लड़ो तो नहीं मारते ये दोस्त बन के मारते हैं, दुश्मन बन के नहीं मारते। जब भी आप ईमानदार, अभी कहते हैं ना, लोगों ने बोला है भी मूर्ख मित्र हो या बुद्धिमान शत्रु, भी आपको किसको रखना चाहिए? या आपका कोई दोस्त हो, मूर्ख कोई बंदा हो, उसको दोस्त बनाना सही है या किसी अक्लमंद आदमी को दुश्मन बनाना सही है? तो समझदार कहता है भी अक्लमंद आदमी को दुश्मन बना लो लेकिन मूर्ख आदमी को दोस्त मत बनाओ। क्यों? क्योंकि अक्लमंद आदमी आप पे वार तभी करेगा जब उसमें उसका फायदा है, वरना वार नहीं करेगा। इसी तरह भी प्रदीप कलेर, क्योंकि खुले तौर पे बिट्टू के टाइम पे हमें सारी चीजें नहीं पता थी और ना ही हम लाइव करते थे। अब हमें सब कुछ पता है। अगर अब प्रदीप कलेर के साथ कुछ होता है तो पहली बात तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। अगर सपोज आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1% प्रदीप क्लियर ये बोल दे कि जी सुखबीर बादल ने मेरे को कहा था, तो क्या उसके कहने पे सुखबीर बादल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा? क्या आपको लगता है पंजाब पुलिस के किसी अफसर में इतने गट्स हैं कि प्रदीप क्लियर बयान दे और सुखबीर बादल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए? आप कॉमन सेंस लगाओ ना। यही काम तो बिट्टू, बेवकूफी बिट्टू ने की थी माशे को सारा कुछ बता के। तो यही चीज आपको समझनी। माशे ने क्या किया? माशे ने उसका इस्तेमाल किया, एडम ब्लॉक को सूचना दी और आज 45 मेंबरों का प्रधान बन गया। फिर बड़ा नशा नशा तस्कर बन गया, बड़े पैसे कमाने लगा। अपने लड़के को काम करा दिया मोहाली करड़ में, बड़ा बड़े बिजनेस करा के दे दिए। तो यही चीज तो है भी, आप जिसको इन्फॉर्मेशन दोगे वो उस इन्फॉर्मेशन को बेचेगा। वो कोई ऐसा नहीं भी आपका सगा है। यही दुनिया है इंटेलिजेंस की, अखबारात की दुनिया यही है। कोई किसी का सगा नहीं है। सगा जो था उसको तो दुश्मन बना लिया, उसको तो जेल में भेज दिया। बाकी जिनको सगे समझे बैठे वो तो यही काम करते हैं। जिस दिन आप उनको सगा समझ के कुछ बताओगे उसी दिन वो आपका इस्तेमाल करेंगे। और कुछ नहीं है, आप बैठ जाओ 2 मिनट भी आपके सामने, अगर आपके अंदर सच्चाई है, 2 मिनट आपके सामने मोहनलाल जैसे बैठ नहीं सकते, पेशाब कर देंगे पजामे के बीच में, जगजीत जैसे लोग, यकीन मानो। 2 मिनट आपके सामने बैठ नहीं सकते ये लोग, इतने डरपोक हैं। क्यों? इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इनको पता है भी कानूनी तौर पे हमें कैसे बचना है। तो नहीं, माशा फरार है, अभी पकड़ा नहीं गया। सुना था जमानत ले रहा है, पर कह रहा था उसका लड़का बोलता है मैंने पुलिस वाले खरीद लिए, पुलिस वाले बोलते हैं हम बिके नहीं। कौन सच बोल रहा है पता नहीं। तो खैर ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम इसलिए बार बार बताते हैं भी आप समझो कहाँ जा रहे हो, कौन से जगह घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। डेरे में आए थे सिर्फ और सिर्फ रूहानियत कमाने। रूहानियत क्या थी? वचन सुनो और अमल करो। किस कर्म का क्या फल मिलता है ये पिताजी बताते थे। कर्म बताए 133 भलाई कर है, वो तो हुए नहीं। गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, किसको खुश करने के लिए? मैनेजमेंट को। अगर मान लो पंचकुला के नाम पे मेरे को 2-3 लड़कों का ग्रुप मिला, वो क्या किया, पंचकुला वाले दिन वो गए थे भोपाल। आप सोचो, उनको फ्लाइट से भोपाल भेजा गया कि तुमने भोपाल जाके बसें फूकनी है। और जब वो भोपाल बसें फूकने गए तो पता चला भी वहां पे पहले से पुलिस इकट्ठी कर रखी थी भी ये बसें फूकने आएंगे, इनको पकड़ लेना। अब उनमें से एक आदमी था बदमाश, थोड़ा चालू, जो भोपाल गया। वो पहले थोड़ा बहुत बदमाशी में नाम लेने से पहले रहा होगा। उसने देख लिया यार पुलिस की फील्डिंग लगी है एडवांस में, भी इनको कैसे पता भी हम लोग आए हैं बसें फूकने? भी इसका मतलब क्या है भी किसी ने एडवांस सूचना दे रखी है यहाँ पे। तो सोचो, जिनको भेजा गया वो किस लिए गए?
पिताजी ने थोड़ी कहा था मैनेजमेंट को खुश करने के लिए। कल को वो बसें फूक के पकड़े जाते, वापस आते, तो पिताजी को कौन बताता अब इन्होंने सेवा करी है कि नहीं करी। मतलब आप मैनेजमेंट के भरोसे बैठो, अभी मैनेजमेंट अगर पिताजी को बताएगी कि आपने सेवा करी तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। सारा छोड़ो, दिल्ली वाला विजेंदर है, सच की राह वाला जो चैनल चलाता था, दिल्ली वाला विजेंदर। अब वो तो गरीब आदमी था, अपने लेवल पे उसने लाइव प्रोग्राम चला लिया। चलो उसको डेरे की अंदरूनी राजनीति नहीं पता, उसको था भी यार भी डेरे की मैनेजमेंट का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले विरोध करते हैं, और मैं डेरे का पक्षधर हूं, मैं डेरे की मैनेजमेंट का विरोध क्यों करूं। उसने अपनी तरफ से डेरे का भला चाहा और डेरे की मैनेजमेंट के पक्ष में हमारा विरोध करना शुरू कर दिया, हमारी हर एक बात को गलत सिद्ध करना शुरू कर दिया। क्यों? उसको उम्मीद थी भाई जूते नहीं पहने, गर्मी हो सर्दी हो, कितनी बार देखा उसके वीडियो पे सड़क के ऊपर नंगे पैर चलते उसे। हालांकि मैंने तो फिजिकली भी देखा है, दिल्ली से सिरसा नंगे पैर, चंडीगढ़ तक नंगे पैर आना, कोर्टों में नंगे पैर जाना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मतलब उस बंदे ने किया, उसको क्या उम्मीद थी भी यूपी वाला आएगा, ये तो असली पिताजी हैं, ये तो भैया मेरे को गले लगा लेगा, मैंने इतने बलिदान दिए, इतना कष्ट सहा और इतना प्रचार किया, सालों साल संगत को जोड़ के रखा। जब कोई लाइव नहीं करता था तब उसने अकेले ने लाइव किया, हमने भी बाद में 2 साल बाद शुरू किया, उसने तो तभी से जारी रखा। लोगों में उठ के जाना, चाहे किसी ने उसका खर्चा उठाया, लेकिन टाइम तो निकाला ना संगत के लिए। हुआ क्या? उसको यूपी वाला मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को पता था भी ये आदमी हमारा प्लांट किया हुआ नहीं है, ये आदमी अपने तरीके से चल रहा है। बेशक उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा रही हो, लेकिन मैनेजमेंट से पैसे लेके काम नहीं ना कर रहा था वो। उसको पता अगर इसको यूपी वाले से मिला दिया, इसने चलाना है दिमाग, और जो इसको पता लग गया भी ये नकली है, तो इतना तो फेथ वाले बोलेंगे जितना ये बोलेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ? उसको मिलाया ही नहीं। अब वो 2-3 दिन तो 2-3 बार तो उसने शोर मचाया, उसके बाद उसको दिख गया भी यार मेरा ऐसे तैसे करा गया, मैं 4 साल सारा कुछ 4-5 साल कर करके रिजल्ट क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू। तो ये होता है हाल। अब यही चीज आपको समझनी है। आज प्रसाद खाना बंद कर दो, अपना डॉक्टर को दिखा लो, ब्लड टेस्ट करा लो कि आपके ब्लड में जिन्होंने प्रसाद खाया अभी कोई ड्रग की क्वांटिटी तो नहीं है। नहीं भी है तो अपना इलाज कराओ, इलाज ना भी कराओ तो खाना बंद कर दो, ताकि इसका असर धीरे धीरे खत्म हो। और फिर भी किसी डॉक्टर की राय ले लो भी अगर इस केमिकल का असर नहीं खत्म होता तो कैसे खत्म होगा। पिताजी ने बताया था ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं जिनका 20-20 साल बाद भी असर हो जाएगा, और कई केमिकल तो जानवरों के अंदर इंजेक्शन लगा लगा के तैयार किए जाते हैं। तो आप सोचो भी आपको कौन से वाला केमिकल दिया गया होगा, ये आप अंदाजा लगा लो। जिन्होंने नहीं खाया वो देख लो। बाकी जो भाई नंबर मांग रहे हैं, विक्रम जी ने नंबर दिया है, तो आप उस नंबर पे बातचीत कर लीजिएगा। बाकी कोई मैसेज होगा टेक्स्ट आप इस पे फेसबुक मैसेंजर पे भेज दीजिए कि जो भी टेक्स्ट होता है आपका मैसेज। और आपको मुझसे ही बात करनी है तो आप विक्रम जी से कर लीजिए, बहन वीरपाल कौर से कर लीजिए। पर मुझसे बात आपको करनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और एक गलती से एक अनजान नंबर ऐसे ही उठा लिया था और उसी की वजह से जेल जाना पड़ा, इसलिए अनजान नंबर अब उठाते नहीं है कोई। वैसे आपको विक्रम जी से कर लो, बहन वीरपाल कौर जी से कर लो, आपको लगता होगा कोई जेन्युइन होगा, मुझे वैसा तो वो सारी बात वो ही कर लेंगे। फिर भी कोई ऐसा है कि जो मेरे से ही निपटेगी, तो फिर वो अपने आप बता रहे हैं, हम बात कर लेंगे। मुझे कोई ऐसा आपसे बात करने से परहेज नहीं है भी, हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं। बस ये है कि वो केस पड़ गया था इस वजह से। चलो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए, इस उम्मीद के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आस।